नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी बी एंड वाइज चैनल पर। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग कवर कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर को। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जाने कि जड़त्व क्या होता है और जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि जड़त्व की माप जो होती है उस वस्तु का द्रव्यमान ही होता है। आज के वीडियो में हम संवेग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये संवेग होता क्या है, कैसे कार्य करता है। संवेग को जानने से पहले हम आइए कुछ ऐसे उदाहरण को समझते हैं, इसके बाद हम क्या संवेग पे चलेंगे। पहला हम उदाहरण लिए हैं कैरम बोर्ड को। हम कैरम बोर्ड में देखते हैं कि जब एक बड़ी गोटी है और एक छोटी गोटी है, और जो बड़ी गोटी है उसका द्रव्यमान जो है ज्यादा है और छोटी गोटी का द्रव्यमान इस बड़ी गोटी के द्रव्यमान से कम है। अब इन दोनों गोटियों पर यदि हम सेम बल लगाते हैं, इस पे भी एफ न्यूटन, इस पे भी एफ न्यूटन, मतलब सेम बल से अगर इसको चलाते हैं तो हम देखते क्या है कि छोटी वाली गोटी में अधिक वेग और अधिक दूरी तक जाती है, जबकि जो बड़ी वाली गोटी होती है वो इस छोटी वाली गोटी की अपेक्षाकृत कम दूरी तक या कम वेग से चलती है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरे उदाहरण में हम एक हैवी ट्रक को लिए हैं और एक छोटी कार को लिए हैं। अब हम ये मान ले रहे हैं कि यदि दोनों एक समान वेग v से गतिमान है, ठीक है, v का मतलब ये भी मान सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए आप, या कुछ भी मान सकते हैं। ये भी दोनों क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, ठीक। तो होता क्या है कि यदि इन दोनों को रोकना हो तो जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, यानी ट्रक को रोकने के लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, अपेक्षाकृत जो कार है, कार को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ती है। इससे ये समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु की विरामावस्था से गत्यात्मक अवस्था में लाने के लिए या फिर गत्यात्मक अवस्था से इन दोनों को रोकने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है, और जो बल होता है वो किस पे निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, ठीक। हमने क्या देख लिया, F जो है किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे। जब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वस्तु को गत्यात्मक अवस्था में लाने के लिए या फिर विराम अवस्था में लाने के लिए हमें बल ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हम बिल्कुल एक समान द्रव्यमान की दो गेंद लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों गेंदों में हम देखते हैं कि यदि इन्हें हम भिन्न भिन्न वेग से फेंके, यानी हम मान ले रहे हैं इसका v1 वेग है और इसका क्या है, v2, मतलब अलग अलग वेग से फेंके, तो हम ये देखते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान वेग ज्यादा होगा उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसे कम वेग की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम लोगों ने जाना कि कोई वस्तु विरामावस्था में तो गत्यात्मक अवस्था में लाने के लिए, या फिर कोई वस्तु गति अवस्था में तो उसे विराम अवस्था में लाने के लिए हमें जो बल की आवश्यकता पड़ती है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई वस्तु जिनका द्रव्यमान समान हो और उन्हें हम भिन्न भिन्न वेग से अगर फेंक रहे हैं तो उसे रोकने के लिए हम देख रहे हैं कि जिसका वेग ज्यादा होगा उस पे बल जो हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जिसका वेग कम होगा उस पे वेग कम लगाना पड़ेगा। यानी हमारा बल किस पे निर्भर कर रहा है, वेग पे भी निर्भर कर रहा है। तभी तो जिसका ज्यादा वेग होगा, जिस गेंद का, अगर इस पे इसका वेग ज्यादा है तो क्या होगा, इस पे वेग इस पे बल हमें ज्यादा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। कब, जब इसको हम रोकेंगे, जबकि इस पे हमें कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा बल जो है किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर कर रहा है, और इन्हीं दोनों के गुणनफल को, डॉट गुणन को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग। तो संवेग की परिभाषा क्या हो सकती है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या जाना कि जो हमारा संवेग होता है, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मोमेंटम भी बोलते हैं, और ये संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का क्या होता है, परिमाण होता है। अगर इसकी परिभाषा कैसे हम लिख सकते हैं, तो संवेग की परिभाषा अगर लिखेंगे तो किसी वस्तु के, कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के स्केलर गुणनफल को स्केलर से डॉट ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, वेग के गुणनफल को
क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, संवेग, संवेग कहते हैं। अच्छा, संवेग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सदिश राशि होती है। क्यों सदिश राशि होती है? क्योंकि किसी वस्तु का संवेग की जो दिशा होती है उस वस्तु के वेग की दिशा के अनुदिश होती है। यानी जिधर वेग होगा, वेग की दिशा होगी, उधर ही क्या होगा? संवेग होगा। तो यहां से संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, ठीक। मात्रक की बात करें तो m का द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? किग्रा। इसका क्या होता है? वेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो किग्रा मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। और संवेग किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। एक चीज यह भी ध्यान रहे कि जिस वस्तु में वेग होगा उसी वस्तु में क्या होगा? संवेग होगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस वस्तु में कोई संवेग नहीं होता है। संवेग कब होगा? जब वह वस्तु वेग में होगी। अब आइए कुछ नोट पॉइंट है, उस नोट पॉइंट को हम देख लेते हैं। क्या क्या नोट पॉइंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले नोट की हम बात करें, हम ये मान ले रहे हैं कि यदि कोई वस्तु, यदि M1 व M2 की, M1 व M2 की दो वस्तु का वेग समान हो। क्या हो? समान हो। यानी जैसे ये क्या है? ट्रक है, ट्रक को हम मान ले रहे हैं M1, चलिए मान ले रहे हैं M1 मान ले रहे हैं, और इसको क्या मान ले रहे हैं? इसके द्रव्यमान को M2। तो यहां से M1 क्या है? बड़ा है किससे? M2 से। लेकिन वेग दोनों का क्या है? समान है। ये भी v वेग से और ये भी v वेग से। तो रेखीय संवेग अगर हम इसको P1 से निकालें तो यहां से P1 बराबर क्या हो जाएगा? M1 और V1, सॉरी V, यहाँ V कर दें क्योंकि दोनों का वेग क्या है? समान है। और इस कार का रेखीय संवेग क्या होगा? अगर इसे हम P2 से दर्शाएं तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? M2V। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और इसको क्या समीकरण 2 मान लें, अब समीकरण 1 और 2 में हम भाग दें तो यहां से क्या निकल के आएगा? P1 बटा P2 बराबर क्या आएगा? P1 बराबर क्या था? M1 V1, सॉरी V, और ये क्या है? M2V। अच्छा, ये क्या किए हैं? हम जो समीकरण ऊपर 1 और 2 माने हैं उसको क्या किए हैं? भाग दिए हैं। यानी समीकरण 1 भागे क्या किए हैं? समीकरण 2। अच्छा, रिजल्ट कहाँ क्या आएगा? यहां से देखिए, ये कट जाएगा, B से B क्या होगा? कट जाएगा। यानी यहां क्या आएगा? P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा? M1 और M2। यहां से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग क्या माने थे कि जो हमारा M1 द्रव्यमान है किसका है? ट्रक का है। तो और M1 क्या है? M1 का द्रव्यमान जो है M2 से ज्यादा है। तो यहाँ देखिए, जब M1 ज्यादा होगा तो ये क्या है? इसके अनुदिश है। तो यहाँ P1 क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इस ट्रक का रेखीय संवेग जो होगा, संवेग होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? ये P1 है तो ये क्या होगा? संवेग अधिक होगा। किससे? इसके संवेग से, P2 से। क्यों? क्योंकि ये किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका रेखीय संवेग ज्यादा होगा। यानी यदि कोई दो वस्तु है और जिनका एक वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है और एक वस्तु का द्रव्यमान कम है, तो जो वस्तु ज्यादा द्रव्यमान की होगी उसका संवेग जो होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा? M1 ज्यादा है तो P1 हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? P2 से। तो पहला पॉइंट ये। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकला? वही निकला, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का संवेग जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। कब? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं समान चाल से चल रही हो, ठीक।
तो वहां जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा उसका संवेग जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। आइए नोट नंबर 2 देखते हैं। और नोट नंबर 2 में हम ये लेते हैं कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं का वेग भी भिन्न भिन्न हो। जैसे यदि ट्रक का द्रव्यमान क्या है, m1 है, तो इसका वेग v1 है, यानी इसका द्रव्यमान भी अलग है और इसका वेग भी अलग है। और इसका द्रव्यमान m2 है तो इसका वेग क्या है, v2 है। यानी अब जो है वेग इसका भी अलग है और इसका भी अलग है, साथ ही साथ द्रव्यमान भी अलग है और दोनों का द्रव्यमान अलग है। लेकिन एक चीज बराबर है, क्या? हम ये मान ले रहे हैं कि यदि m1 व m2 द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग v1 व v2 हो, परंतु संवेग बराबर हो। संवेग क्या हो, बराबर हो। तो यहां से इसका संवेग क्या है, p1 है, तो यहां से p1 बराबर क्या होगा, p2। क्यों? ये हम मान रहे हैं कि दोनों गाड़ियों का संवेग जो है वो क्या हो, बराबर हो। तो यहां से p1 बराबर क्या हो जाएगा, p2। अब p1 बराबर क्या है, m1 और ये v1 बराबर क्या है, m2 v2। अगर इसको हम एक समीकरण मान लें तो यहां से हम पहले क्या देखे हैं कि जो द्रव्यमान है, ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, किससे, कार से, यानी यहाँ m1 क्या है, ज्यादा है। अब हम मान ले रहे हैं कि दोनों का मल्टीपल जो है, यदि हम मान ले रहे हैं कि क्या है, 20 है। कितना है, 20 है। दोनों का मल्टीपल क्या है, 20 है। तो चूंकि बराबर है तो इधर भी 20 होगा और इधर भी 20 होगा। लेकिन द्रव्यमान क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो यहां से देखिए क्या, अगर द्रव्यमान इसको हम 10 मान लें, किसको, 10 मान लें, और इसको 5 मान लें, हमको लाना कितना है, 20 लाना है, क्योंकि दोनों का मान क्या माने, रेखीय संवेग को हम क्या मान लिए, 20 मान लिए। तो यहां से क्या होगा, वेग जो होगा ये 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, अगर दोनों वस्तुओं का संवेग बराबर है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है उसका वेग क्या होगा, कम होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहां से क्या निकल के आएगा, जो v2 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, v1 से। किस स्थिति में, जब हमारा m1 बड़ा होगा किससे, m2 से। यानी जब वस्तु का दो वस्तुओं का संवेग जो है बराबर होगा, तो उस स्थिति में जो भारी वस्तु होगी उसका वेग क्या होगा, कम होगा, और जो हल्की वस्तु होगी उसका वेग ज्यादा होगा। इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से v1 इसको क्या नीचे लाए तो v1 बटा v2 बराबर क्या हो जाएगा, ये m2 बटा के m1 हो जाएगा। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का वेग ज्यादा होगा उस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। किस स्थिति में, जब दो वस्तुओं का संवेग क्या हो, बराबर हो। दोस्तों यहीं से इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।